हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दरअसल चर्चा करने से पहले आपको बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा की जो प्रश्न पत्र है उसमें 3 प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं। एक प्रश्न छोटे होते हैं जिसके उत्तर आपको 15 से 20 शब्द में करने होते हैं और आपको अधिकतम 3 अंक मिलते हैं। दूसरा प्रकार दोस्तों ये है जिसमें आपको 100 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, जहां पर आपको 6 अंक अधिकतम मिलते हैं। और जो तीसरा प्रकार है दोस्तों वो है 300 शब्दों का, जहां पे आपको अधिकतम 15 अंक मिलते हैं। दोस्तों, अलग अलग वीडियोस में हम छोटे और सभी प्रश्नों की उत्तर की बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में दरअसल हम 6 अंकों के प्रश्न पर या 6 अंक और 100 शब्दों के प्रश्न के उत्तर कैसे लिखे जाएं उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम इस चर्चा में हर उस पहलू को डिस्कस करेंगे, शामिल करेंगे जो ना केवल एक अच्छा उत्तर लिखने में आपकी मदद करेगा बल्कि उसके आसपास के सभी टॉपिक की जानकारी में भी बढ़ोतरी करेगा। हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए हम परीक्षा में गए और हमारे सामने प्रश्न आया, तो परीक्षा में प्रश्न पढ़ने से लेकर उत्तर लिखने तक हम किन किन बातों का पालन करेंगे उन सबको हम समझेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। तो मान लीजिए हम परीक्षा में गए, हमने देखा कि हमारे सामने प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख स्तंभों के बारे में बताइए, और ये हमें 100 शब्दों में लिखना होगा और 6 अंक हमें अधिकतम मिलेंगे। अब दोस्तों, अंक तो हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में क्या है? शब्द है। हम शब्द पे फोकस करें, पहली बात तो ये। फ्रेंड्स, दूसरी बात ये कि 100 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये कोशिश करेंगे कि एक भी शब्द हमारा व्यर्थ ना हो, अनावश्यक की बातें बिल्कुल ना हो, केवल काम की बात हो, सटीक बातें हो। उत्तर का जो हमारा कंटेंट है बहुत रिच होना चाहिए। दोस्तों, उत्तर लिखने से पहले हम इस बातों में इनमें क्या क्या शामिल करेंगे आप याद कीजिए कि आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख स्तंभ के बारे में आपको बताना है। दोस्तों, मान लीजिए मैं एक अभ्यर्थी के रूप में इसको सोचूं तो मुझे पता है कि 5 स्तंभ हैं। तो पहले स्तंभों की बात मैं करता हूं। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के मैंने याद किया कि 5 स्तंभ हैं। जो पहला स्तंभ हमारे सामने है, आप देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर हम इसको ऐसे देखें कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी इसका पहला स्तंभ है। अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर इसका दूसरा स्तंभ है। व्यवस्था प्रणाली यानी कि सिस्टम इसका तीसरा स्तंभ है। डेमोग्राफी पॉपुलेशन जनसंख्या इसका चौथा स्तंभ है। और मांग डिमांड इसका हमारा 5वां स्तंभ है। दोस्तों, पहला काम तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम जो उत्तर का कोर है उसको रफ में नोट कर लेंगे कि अच्छा, मुझे ये बताना है, मेरा उत्तर इसके आसपास बना होगा कि 5 स्तंभ तो अर्थव्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रणाली है, डेमोग्राफी है, मांग है, और हमें इसके बारे में बताना है। 100 शब्दों में। इसका मतलब आपको इसकी व्याख्या तो करनी होगी। ये हमें इतना क्लियर हो गया। दोस्तों, इसलिए ऐसे प्रश्नों में आप पहले एक प्रस्तावना से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से अपना उत्तर शुरू करते हैं। उसके बाद आप बॉडी मुख्य उत्तर पे आते हैं और अंत में आप कोई निष्कर्ष आदि देकर अपना उत्तर समाप्त करते हैं। दोस्तों, ये हमारा पैटर्न होगा। दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे? 100 शब्दों को बांटेंगे कि हम किसमें कितना शब्द देंगे। आप देखिए, उत्तर को शुरू करना है हम 20 से 25 शब्दों के एक वाक्य से या 15 से 20 शब्दों के किसी वाक्य से, किंतु सटीक वाक्य से अपना उत्तर शुरू करेंगे। मतलब हमारी जो प्रस्तावना है वो हमने कहा कि हम 15 से 20 शब्दों के एक प्रस्तावना से अपना उत्तर शुरू करेंगे और 20 से 25 शब्दों के एक निष्कर्ष से अपना उत्तर समाप्त करेंगे। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि
15-20 वहां चला गया, 20-25 यहां चला गया, मतलब करीब 35 से 40 शब्दों में आपने दरअसल उत्तर को शुरू और समाप्त किया, जो कि जरूरी है। अगर दोस्तों उत्तर को आप रैंडमली शुरू कर देंगे यहां से, तो उत्तर सही माना नहीं जाता। उसका रीजन है, उसका रीजन यह है कि ये क्यों आया, ये जो आज स्तंभ है क्यों आया, ये बताना पड़ेगा आपको। तो स्तंभ समझाने से पहले स्तंभ क्यों आया और उसके आगे की बात क्या हो सकती है, उसको बताना पड़ेगा आपको। निष्कर्ष में दोस्तों हम कुछ भविष्यात्मक लिखते हैं, आगे की बातों की बात करेंगे कि इसके बाद क्या। कोई सुझाव आप दे सकते हैं, कोई आप निष्कर्ष दे सकते हैं, कोई समस्या की बात करके आप उसके समाधान पे एक लाइन लिख सकते हैं। तो आपको 100 शब्दों में 35-40 शब्द देने होंगे, किस पर, प्रस्तावना पर और हमारे निष्कर्ष पे। अब दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि करीब 60 से 65 शब्दों में हमारे उत्तर की बॉडी आएगी। और चूंकि बॉडी में खुद में 5 स्तंभ है, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि 13 से 14 शब्दों में आपको एक बात लिखनी होगी। हालांकि ऐसा कोई फिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, आप चाहें तो किसी एक को थोड़ा बड़ा करके किसी को थोड़ा छोटा, किंतु ऐसा ना हो कि आपने एक बिंदु को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया और किसी एक बिंदु को आपने छोड़ ही दिया। दोस्तों यदि आप एक संतुलित उत्तर लिखेंगे तो मार्क्स आपको अधिकतम मिलेंगे। दोस्तों इस अप्रोच को आप समझिए, एक साथ सुनते ही ये उत्तर आप में नहीं आएगा। अभ्यास करते करते क्या होगा आप देखेंगे, अभ्यास करते करते हम इस बात को समझ पाएंगे कि उत्तर हमने शुरू किया तो प्रस्तावना को 15 शब्द देना है, हमें निष्कर्ष में 15-20 शब्द देना है, तो हम 70 शब्द के आसपास का जो हमारा स्कोप है उसको बॉडी के लिए आरक्षित रखें और उसके बाद सभी को बराबर बराबर ट्रीटमेंट दें। दोस्तों ये कार्य हमारे काम का पहला स्टेज है। दोस्तों यहाँ पे भले आपको ऐसा लगा कि काफी समय चला गया, किंतु समय प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये हार्डली कुछ सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे क्या लिखना है। तो मान लीजिए आपको उत्तर लिखना है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप ये क्लियर करेंगे कि मुझे 100 शब्दों में 15-20 शब्द का इंट्रोडक्शन है, 20-25 का या 15-20 का ही निष्कर्ष है। जो बच गया है उसमें हमें अपनी बॉडी को लिखना है। चूंकि बॉडी हमने पहले ही लिख रफ में सोच लिया, तो मुझे पता है 5 बिंदु की बॉडी है, इसका मतलब 14-15 शब्दों में हमें अपनी बॉडी को समेटना है। तो हमें आइडिया मिल गया कि बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये शब्द फिर समाप्त हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा होता है, मान लीजिए आपने किसी प्रश्न में बहुत ज्यादा लिख दिया, तो उस प्रश्न के उत्तर में आपके मार्क्स बहुत अधिक बढ़ेंगे नहीं, किंतु बाकी प्रश्नों में आपका उत्तर से समझौता आप कर बैठेंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में कि हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से, बहुत ही नपे तुले हिसाब से उत्तर लिखेंगे, तो उत्तर में सटीकता होगी, उत्तर में एक शार्पनेस होगी और आपका समय सही से मैनेज हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा पहला स्टेज है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात होती है कि मुख्य जो स्तंभ को समझाइए, लेकिन स्तंभ से पहले हम बात दोस्तों करते हैं प्रस्तावना की। दोस्तों ऐसा है, जब कोविड आया देश में, तो मई 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा एक घोषणा की गई, जिसको पीएम ने आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया। तो क्या कहा गया, दरअसल क्या है, कोविड से निपटने और भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान को आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा गया है। तो यह दोस्तों हमारा एक प्रस्तावना बन सकता है कि मई 2020 में भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान को आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा गया है। दोस्तों आप देखें, यहां पर प्रश्न है
आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में आपको बताना है। किंतु स्तंभों पे आने से पहले हम एक बात तो ये करें कि क्या है ये, किस लिए है। तो मुख्य रूप से भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान को आत्मनिर्भर अभियान कहा गया है। दोस्तों पहली बात यहां पर सरकार आएगा, किसी पीएम या किसी सीएम का नाम आप नहीं लिखेंगे। हालांकि आपको बता दूं मैं दोस्तों, मई में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप जारी किया गया है। और आप देखिए, जो मैंने बात की थी निष्कर्ष की, निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं? आप निष्कर्ष में मध्य प्रदेश के बारे में कुछ ऐड कर सकते हैं कि इसी प्रकार से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 रोड मैप जारी किया गया है, ताकि मध्य प्रदेश को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दोस्तों यहां पे आमतौर पे क्या होता है, लोग आत्मनिर्भर को समझते हैं कि हम अब किसी देश से कोई लेन देन नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आत्मनिर्भर का मतलब यह नहीं होता कि हम अपने सारे आर्थिक लेन देन तोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। आर्थिक लेन देन तो बढ़ेंगे। दोस्तों आत्मनिर्भर का मतलब यह होता है कि जहां तक हो सकेगा हम अपनी आवश्यकताओं को घरेलू उत्पाद से पूरा करेंगे। जहां तक हो सकेगा हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं को अपने स्वदेशी उत्पाद से पूरा करेंगे। भारत में मोबाइल फोन है, भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी है, भारत में कपड़ा उद्योग है, भारत में आईटी है। भारत की जितनी आवश्यकता है, भारत पहले घरेलू उत्पादों से उन आवश्यकताओं को पूरी करेगा, और जहां पर कमी होगी भारत उनको आयात करेगा। इसका मतलब ये है। इसका मतलब दोस्तों ये कतई नहीं कि हम आयात बंद कर देंगे, देशों से हम लेन देन बंद कर देंगे। पॉइंट दोस्तों ये कि हम यदि देशों पर, दूसरे देशों पर निर्भर हैं, तो हमें उनके भुगतान पर बहुत खर्च करना पड़ता है। अब हम देखिए तेल पे बहुत निर्भर हैं, तेल पे निर्भरता है, तो तेल महंगा है तो हमारी इकोनॉमी पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पे उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो डिमांड इस बात की है कि हम जहां तक हो सकेगा अपनी घरेलू आवश्यकताओं को घरेलू उत्पादन से पूरा करेंगे। इस उम्मीद से, इस उद्देश्य से हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू किया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर अभियान अभी शुरू हुआ। आप देखिए 1967 में हमने हरित क्रांति को शुरू किया। वो क्या था? हरित क्रांति दोस्तों भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास था। 1980 आते आते भारत कृषि में आत्मनिर्भर हो गया। तो 1967 में हमने कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से भारत की कृषि को, भारत के खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता का अभियान शुरू किया। किंतु आज मई 2020 में समग्र आर्थिक उत्थान के लिए हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू किया, और मध्य प्रदेश ने 2023-20 में शुरू किया, ताकि 2023 तक मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर किया जा सके। दोस्तों यहां तक तो हमने बात कर ली है हमारे प्रस्तावना की, हमारे इंट्रोडक्शन की, कि हम ऊपर में क्या लिखेंगे जिससे हमारा उत्तर शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? आप देखिए, चाहें तो आप इसमें आत्मनिर्भर की परिभाषा भी लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसा होता है, जब भी आपको किसी प्रश्न में शुरुआत कैसे करना हो पता ना चले, सबसे अच्छा तरीका है जो आपके परिभाषा है उसको लिख डालिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु होता क्या है कि हम बहुत बार परिभाषा गलत लिख देते हैं, तो हमारा उत्तर खराब हो जाता है। तो कोशिश करें कि सिंपल सटीक परिभाषा से उत्तर शुरू कर दें, और अच्छा रहेगा यदि आप कुछ ऐसी बात कर सकें कि आपने बता दिया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। अब दोस्तों हम इसकी बॉडी पे आते हैं। दोस्तों इसकी बॉडी है, जो हमारे प्रश्न का मेन उत्तर है वो ये है कि आपको इसके पिलर्स समझाने हैं, आपको इसके स्तंभ समझाने हैं। आप देखें क्या है यहाँ पर दोस्तों, 5 स्तंभ सरकार ने इसके दिए थे, जिसमें पहला है अर्थव्यवस्था। हम सभी की बात करते हैं दोस्तों, पहला स्तंभ क्या है? तो उत्तर लिखेंगे हमने उत्तर लिख शुरू किया मई 2020 में। भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए या शुरू किए गए अभियान को आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा गया है, जिसके प्रमुख स्तंभ निम्न हैं, जिसके प्रमुख स्तंभ
निम्न हैं। पहला, अर्थव्यवस्था। सरकार ने दोस्तों क्या कहा? सरकार ने कहा कि बहुत हो गया एक मंदी गति। सरकार ने कहा कि बहुत हो गया रुक रुक के बढ़ोतरी। सरकार ने कहा हमें एक क्वांटम जंप चाहिए, हमें एक लंबी छलांग मारनी है अर्थव्यवस्था में। तो सरकार के इस मंशा का मतलब ये कि सरकार जीडीपी को वर्तमान स्थिति से एक बड़े स्तर पे लेके जाना चाहती है। सरकार ने दोस्तों दरअसल 2019 में ही कहा था कि 2024 तक जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना कर देंगे। ये दोगुना कर देना है दोस्तों। जीडीपी को दोगुना करने का मतलब है उत्पादन को दोगुना कर देना, इसका मतलब है रोजगार को सृजित कर देना, इसका मतलब कर में कलेक्शन बढ़ा देना। तो इकोनॉमी जो हमारी 5%, 6% से बढ़ रही है, उसको करीब 20%, 10% से बढ़ाने के लिए अब मान लीजिए हम 5 साल में दोगुना कर देंगे। इसका मतलब क्या है? 5 वर्षों में हम जीडीपी को 100% से बढ़ा देंगे। इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 1 साल में 20% की ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं। तो आप एक बात समझिए कि अर्थव्यवस्था सरकार का पहला उद्देश्य है। अब मान लीजिए देश में जीडीपी हम दोगुनी कर दें तो लगभग सभी चीजों का उत्पादन बढ़ेगा। आईटी हो, टेलीकॉम हो, ऑटोमोबाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, कपड़े हो, भोजन हो, कृषि हो, सेवा हो। तो इससे देश की आवश्यकता को देश का उत्पाद पूरा करेगा, वही तो आत्मनिर्भरता है दोस्तों। इसीलिए इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले उद्देश्य के रूप में दोस्तों पहला क्या है? इकोनॉमी में क्वांटम जंप सरकार चाहती है। सरकार चाहती है कि इकोनॉमी हमारी डबल हो जाए। आप यहां लिखेंगे कि स्तंभ निम्न है, तो पहला अर्थव्यवस्था। आप इसमें लिखेंगे सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में जीडीपी को दोगुना किया जाए और ग्रोथ जो हमारी वृद्धि दर है उसमें एक छलांग लगाई जाए, जिससे क्या होगा देश में। देखिए दोस्तों एक बात और है, अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है गरीबी उन्मूलन में। रोजगार सृजित होते हैं, आय बढ़ती है, इससे निर्धनता के उन्मूलन में भी सहायता मिलती है। तो आत्मनिर्भरता केवल ऐसी नहीं है कि हम अपने कुछ लोगों की आय की बात कर रहे हैं, बल्कि जो देश के गरीब वर्ग हैं जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिला है उनके न्याय की बात भी करते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या है? क्वांटम जंप की हम बात करेंगे। तो आप लिखेंगे कि पहले स्तंभ में क्या है? हमारा पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार का उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था की गति को गति दी जाए और 5 वर्षों में जीडीपी को दोगुना किया जाए, एक बड़े स्तर पे काम किया जाए। दोस्तों ये है हमारे पहले स्तंभ की व्याख्या। और आप देखिए हमने क्या लिखा था। आप सोचेंगे कि हम इसमें कितना लिखें, तो हमने पहले कैलकुलेशन कर लिया है ना कि आपको एक पॉइंट में 13 से 14 शब्द लिखने हैं, आपका पॉइंट पूरा हो जाएगा। बिकॉज उसके बाद तो जगह भी नहीं है आपको लिखने की। तो आपने लिखा कि जो इकोनॉमी है उसमें सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में एक क्वांटम जंप हो, जीडीपी को वर्तमान 2.9 खरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 5 खरब डॉलर से ऊपर लेके जाया जाए। ये सरकार के पहले उद्देश्यों में आता है। पहला स्तंभ है किसका? आत्मनिर्भरता का। और अगर ये हो जाए दोस्तों तो हमें फिर बाकी देशों के उत्पादों की बहुत अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी। तेल आदि को छोड़ दीजिए आप, कच्चा तेल तो हमें अभी जरूरत पड़ेगी कुछ वर्षों के लिए, जब तक हम सौर ऊर्जा पर बहुत अच्छा काम नहीं कर लेते। फिर भी बाकी चीजों के लिए दोस्तों हम अपने देश की अर्थव्यवस्था पे निर्भर रहेंगे। दोस्तों इसके बाद है अवसंरचना। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान का दूसरा हमारा स्तंभ क्या है? अवसंरचना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा हो ही नहीं सकता। दोस्तों सरकार ने कहा है 2020 से 2025 के बीच में 110 लाख करोड़ रुपए का व्यय करके करीब 7500 रोड, रेलवे, ऊर्जा, शिपिंग आदि की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।
7500 दोस्तों परियोजनाएं, रोड है, रेलवे है, सोलर ऊर्जा है, नगरीकरण है, पेयजल है, आवासीय योजना है। दोस्तों इकोनॉमी के लिए अवसंरचना की आवश्यकता वैसी ही है जैसे कि आप देखिए, अगर हम किसी ईंधन की बात करते हैं किसी गाड़ी के लिए, अवसंरचना ईंधन है जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। दोस्तों इसीलिए स्तंभ क्या होगा, यदि हम देश को आत्मनिर्भर चाहते हैं तो केवल अर्थव्यवस्था की बात करने से बात नहीं बनेगी, आपको दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी होगी। यहां पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सरकार ने इसीलिए राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, अब यहां कुछ करंट अफेयर जोड़ देते हैं हम, वो क्या है, एनआईपी, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, जिसका उद्देश्य है कि अगले 5 वर्षों में 110 लाख करोड़ की लागत से 7500 योजनाओं को, परियोजनाओं को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे देश में सागरमाला, भारतमाला, सेतु भारतम या अन्य सभी परियोजनाओं को अमल करते हुए देश में एक बहुत मजबूत सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए और वो देश को आगे लेके जाए। दोस्तों इसलिए ये हमारा क्या है, आत्मनिर्भर भारत का दूसरा स्तंभ। अगर ये नहीं है तो आत्मनिर्भर भारत हम कभी अमल नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, निजी क्षेत्रों से पैसा आए, निजी निवेश आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आए, आदि प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों हमारा जो तीसरा स्तंभ है वो है प्रणाली व्यवस्था। दोस्तों प्रणाली व्यवस्था क्या है, जो सरकार ने दोस्तों कहा डिजिटल भारत। दोस्तों इन सभी के लिए अगर हम इकोनॉमी की बात करें, दोस्तों वर्तमान में अगर हम इकोनॉमी को आगे लेके जाना चाहते हैं तो पुरानी पद्धतियों से बात नहीं बनेगी, हमें पद्धतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, पद्धतियों में सुधार करना पड़ेगा, और इसके लिए डिजिटल तकनीकों का जो संयोग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, 5G टेक्नोलॉजी है। दोस्तों इस प्रकार से देखिए आप, जो तीसरा हमारा स्तंभ रहेगा वो रहेगा प्रणाली। व्यापार करने की प्रणाली में, बिजनेस करने की प्रणाली में, उत्पाद करने की प्रणाली में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, आप यहां लिखेंगे कि इसका मतलब है देश में एक डिजिटल क्रांति, देश में उन्नत तकनीक जैसे ब्लॉकचेन आदि का इस्तेमाल, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल, डिजिटल का इस्तेमाल, या आप देखिए देश में दोस्तों जो भी नई तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल। इससे दोस्तों क्या होगा, प्रणाली बदलेगी। मान लीजिए हम बात करते हैं कर सुधार, कर व्यवस्था, तो करों में सुधार किया जाए, कर की प्रणाली में परिवर्तन किया जाए, उससे क्या होगा दोस्तों, सरकार को कर मिलेगा, जनता पे कर का बोझ कम होगा और देश आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ जो भी बेहतर तकनीकें हैं, डिजिटल पेमेंट्स हैं। दोस्तों कल आर्थिक समीक्षा, कुछ दिनों पहले आर्थिक समीक्षा को सरकार ने प्रस्तुत किया, तो आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि अब देश में सबसे अधिक भुगतान होता है यूपीआई से। तो यूपीआई आने से दोस्तों क्या है, जो हमारी पेमेंट्स हैं वो स्ट्रीमलाइन हो गई है। सब्जी वाले से लेकर बड़े उद्योगपति तक अपने भुगतान को यूपीआई से करते हैं, जो सबसे इजी माध्यम है पेमेंट करने का। तो देश में पेमेंट प्रणाली के बदलाव से ही तो क्या आया है, देश को अन्य किसी वीजा या बड़े बड़े ब्रांड्स की जरूरत नहीं है। देश की अपनी तकनीकें हैं जिससे हम भुगतान कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों प्रणाली में इसलिए आप यहां लिखेंगे, देखिए हमने ये देखा कि आपको 14 से 15 शब्द की बात करनी है। हमारे तीसरे स्तंभ में दोस्तों क्या होगा, जब हम बात करते हैं प्रणाली की, सिस्टम की, तो हर वो प्रणाली में हम सुधार करें, चेंज करें जो देश को आर्थिक उन्नति की ओर लेके जाती हैं, नवीनीकरण लेकर आती हैं, नवाचार लेके आती हैं, उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, उसको हम प्रणाली कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। दोस्तों इसके बाद बात आती है डेमोग्राफी की। दोस्तों हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है देश का पॉपुलेशन। दोस्तों पॉपुलेशन के बिना हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के
स्तंभों में अगला स्तंभ हमारा क्या है? हमारी अपनी जनसंख्या, हमारी अपनी पॉपुलेशन। दोस्तों ये क्या है जनसंख्या? आप देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम जनसंख्या बढ़ाएं, इसका मतलब ये जनसंख्या को हम समृद्ध करें। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जनसंख्या में शिक्षा, जनसंख्या में रोजगार, जनसंख्या में आय को बढ़ाना। दोस्तों मानव पूंजी का विकास करना, यह आत्मनिर्भर भारत का अगला पड़ाव है। तो मानव पूंजी का विकास करना हमारा दूसरा उद्देश्य है, जिसके बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। दोस्तों यदि 130 करोड़ पॉपुलेशन को हमें इकोनॉमिक रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, तो उनके शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आय या उनकी मानव पूंजी को हमें बेहतर करना होगा। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का चौथा स्तंभ है, जिसका नाम है डेमोग्राफी, यानी कि पॉपुलेशन। दोस्तों इसीलिए सरकार ने जब ये पॉलिसी अभियान की शुरुआत की, जब इसकी अनावरण किया, तो सरकार ने कहा कि हम नई शिक्षा नीति लेके आएंगे। सरकार ने नई शिक्षा नीति का भी अनावरण किया। तो नई शिक्षा नीति 2020 को ओपन किया। क्यों किया गया? ताकि नई शिक्षा नीति से हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार आएगा, नई शिक्षा नीति से हमारे युवाओं में शिक्षा का प्रसार आएगा, शिक्षा के साथ साथ कौशल का विकास होगा, और इस प्रकार से भारत अपनी आत्मनिर्भरता को अपनी पॉपुलेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा। दोस्तों यहां पर भी आपको 15 शब्दों के भीतर भीतर इन बातों को समेटना है कि जनसंख्या से कैसे आत्मनिर्भरता आएगी और कैसे जनसंख्या हमारी आत्मनिर्भरता का स्तंभ है। तो आप बताएंगे कि जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, आय, मानव पूंजी का विकास और नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो हमारी पॉपुलेशन है, युवाओं की पॉपुलेशन है, उसको शिक्षित, सशक्त करने से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और दोस्तों अंत में आप देखें मांग। दोस्तों पॉपुलेशन देश की मांग में भी क्या होगा? कन्वर्ट होगा। हमने पहले स्तंभ में बात की इकोनॉमी की, मतलब उत्पादन बढ़ाया जाए। दोस्तों इसके साथ में आप देखें, उत्पादन बढ़ाने के बाद में दूसरा पहलू क्या है? मांग। दोस्तों हमारी मांग इतनी ज्यादा है कि हमें किसी निर्यात की बहुत अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यदि भारत में ही मांग है, तो भारत किसी विदेशी बाजार के हमसे आयात नहीं करने के बाद भी हमारी इकोनॉमी को उतना झटका नहीं लगेगा। जो देश बहुत अधिक निर्यात पे आश्रित होते हैं, उन देशों को निर्यात नहीं होने पर समस्या आती है। किंतु भारत चूंकि एक अच्छी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन की हमने बात कर ली, इस पॉपुलेशन को आय दिया जाए, तो ये इस आय से वो पॉपुलेशन क्या करेगी? मांग को सृजित करेगी। और जब मांग आएगी तो मांग से घरेलू उत्पाद, घरेलू मांग को पूरी करेगा, तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों इससे क्या होगा? आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ती है। तो आप देखें ये 5 हमारे स्तंभ हैं। तो आप यहां लिखेंगे, इकोनॉमी की हमने बात की कि अर्थव्यवस्था में एक बढ़त स्तंभ है, उद्देश्य है। अवसंरचना का विकास हमारा एक उद्देश्य है। हमारे तकनीकी प्रगति में, हमारी प्रक्रिया में सुधार की मांग है। पॉपुलेशन की शिक्षा, पॉपुलेशन की आय, पॉपुलेशन की मानव पूंजी का विकास स्तंभ है। और उससे देश में समग्र मांग के विकास को भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के स्तंभ के रूप में जोड़ा गया है। दोस्तों ये हमारे उत्तर का बॉडी का पार्ट पूरा होता है। सिस्टमैटिकली हमने करीब 60-65 शब्दों में इसको समेट लिया है और सभी करंट अफेयर्स को इसमें डाल दिया है। दोस्तों अब हम उत्तर की बात निष्कर्ष में करें, तो आप देखिए निष्कर्ष दोस्तों ऐसा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का क्रियान्वयन जरूरी है, जिसके लिए नवाचार, जिसके लिए निवेश आदि की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहां कहेंगे कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश में नवाचार, देश में निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको बजट के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जाए। और आप इसमें ऐड करेंगे कि मध्य प्रदेश में भी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश 2023 या मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 रोड मैप मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है, उसको लिखकर आप समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पर मध्य प्रदेश के
आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, हमने केवल निष्कर्ष में उसको डाल दिया इस बताने के लिए कुछ ऐसी योजना राज्य सरकार की भी है। दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष में हम ये बता सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि इसको क्रियान्वित करने के लिए निवेश नवाचार की आवश्यकता होगी, जो आने वाले वर्षों के बजट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ राज्य सरकार ने भी इसके लिए कदम उठाए हैं, जिसको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के रोड मैप के रूप में आप लिखकर अपने उत्तर समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये हुआ हमारे एक बड़े प्रश्न का उत्तर, जहां पर सिस्टमैटिकली हमने शब्दों को पहले विभाजित किया, उसके बाद हमने सभी बिंदुओं को सिस्टमैटिक टच किया, ताकि आप देखिए सारे करंट अफेयर्स भी आ गए, इसमें कंसेप्ट भी आ गया और मध्य प्रदेश के बारे में भी हमने यहाँ पे जानकारी को लिख दिया है। दोस्तों इस प्रकार से हम अपने बड़े प्रश्नों के उत्तर को करेंगे और अगले वीडियोस में दरअसल हम अगले प्रश्नों की बात करेंगे और उनको भी इसी प्रकार से सिस्टमैटिकली उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दृष्टि देखते रहें और अगले वीडियोस को आप फॉलो करें। धन्यवाद।